नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की लिखी कहानी तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रतीक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी हो चली थी। बरामदे में बैठे सब लोग ऊँघने लगे थे। तभी कॉरिडोर से आती भारी पदचाप सुनाई दी और सबके सब एकदम सतर्क हो गए। यह अस्पताल की चिरपरिचित सिस्टर लोगों की सौम्य किंतु सधी हुई पदचाप नहीं थी, बल्कि पुलिस के जूतों की भारी भरकम आवाज थी। पुलिस का वह सिपाही हमारे सामने से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद वह लौटा तो अकेला नहीं था, इंस्पेक्टर शुक्ला भी उसके साथ थे। होश में आ गई है शायद, एक सम्मिलित स्वर उभरा। संभवतः मैं उठ खड़ी हुई, पर मुझे इशारे से वहीं रोक दिया गया। मन मारकर मैं बैठ गई। अब सबकी चौकन्नी नजरें मुझ पर थीं। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, सब मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में एक अभियोग साफ साफ झलक रहा था। उन घूरती हुई आंखों से बचने के लिए मैं बाहर लॉन में आकर बैठ गई। उस छोटे से लॉन में कई लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी मुसीबत के मारे, सब अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए। मेरी ओर देखने की किसी को फुर्सत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ जो औरत बैठी हुई है वह कल तक एक शहीद की माँ थी, पर आज मैं क्या हूँ, यह तो संध्या का बयान ही तय करेगा। उसके परिजनों की आंखों में अगर अविश्वास, संशय या तिरस्कार है तो वह अस्वाभाविक नहीं है। संध्या को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए अगर वे मुझे उत्तरदायी मान रहे हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं था। सास बहू का रिश्ता विवादास्पद ही होता है, फिर एक युवा सुंदर विधवा बहू के साथ तो लोग सामान्य रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर बहू के नाम पर बैंक में एक मोटी रकम जमा हो तो यह संदेह और भी गहरा हो जाता है। ऐसी बहू के प्रत्याहरण का मोह शायद बहुतेरी सासों को होता होगा, पर मुझे विश्वास था कि संध्या मुझ पर यह तोहमत नहीं लगाएगी। इतना बड़ा झूठ वह नहीं बोल सकती, लेकिन अगर वह सच बोल गई तो तब उस शर्म को मैं कैसे झेल पाऊंगी। उस सच से कोई भी झूठ बेहतर है। मैं तो परमात्मा से प्रति क्षण यही मना रही हूँ कि भले ही वह मुझे कटघरे में खड़ा कर दे, पर सच न बोले। कल सुबह से मैं यहाँ अस्पताल में बैठी हूँ। खबर पाते ही मुंबई से उसकी माँ और भाई तथा दिल्ली से उसकी बहन आ पहुँची है। मेरी बेटी सविता भी लखनऊ से चल पड़ी है। अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, बारी बारी से आकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, चाय नाश्ते की पेशकश कर रहे हैं। पर सविता के पापा शर्मसार होकर घर में ऐसे दुबके हुए हैं कि एक बार झांकने भी नहीं आए। लोग समझ रहे हैं कि जवान बेटे की मृत्यु से वे इतना टूट गए हैं कि अब किसी नई त्रासदी का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। घर में बैठकर वे सबकी सहानुभूति और आदर बटोर रहे हैं और सारी जद्दोजहद से गुजरती मैं सबकी नफरत झेल रही हूँ। संदेह भरी नजरों से छलनी हो रही हूँ। इस हादसे के बाद मैंने प्राणपण से चाहा था कि संध्या अपने परिवार में वापस लौट जाए। मैंने बार बार यह संकेत दिया था कि हमें उसके रुपए पैसे से कोई मोह नहीं, वह सब कुछ अपने साथ ले जा सकती है। उसके वहाँ रहने पर भी इस घर पर, यहाँ की संपत्ति पर उसका हक बना रहेगा। अपना बुढ़ापा हम अकेले काट लेंगे। बस हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। इस जिम्मेदारी के चलते तो मैं अपने बेटे के लिए रोना भी भूल गई थी। जब उन लोगों की ओर से कोई पहल नहीं हुई, मुझे ही निर्णय लेना पड़ा। सविता के साथ मैंने उसे पूरे साजो सामान के साथ बम्बई भेज दिया। उसके बैंक खाते के स्थानांतरण वगैरह की व्यवस्था कर दी, लेकिन 15 दिन भी नहीं बीते थे कि वह बैरंग चिट्ठी की तरह लौट आई। साथ में उसकी माँ भी थी। समधिन ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आपका इतना बड़ा घर है, लड़की कहीं पर पड़ी रहेगी, आपकी सेवा करके जिंदगी गुजार देगी। यह घर तो उसी का है, वह जब चाहे यहाँ आ जा सकती है। मैंने तो आपने जो कुछ सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, मैं जानती हूँ। घर की बात बाहर उछालनी नहीं चाहिए, पर आप तो अपनी हैं, आपसे क्या छिपाना। इसके पिता की मृत्यु के बाद उस घर में बहू का राज हो गया है। राज क्या, पूरा रावण राज है। हम माँ बेटी ने कैसे दिन गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी, जल्दी शादी करा दी। सोचा था अपने घर में सुख से रहेगी, पर भाग्य में हो तब तो।
उसकी शादी के खर्च को लेकर बहू जब तक ताने देती रहती है। अब अगर वह हमेशा के लिए आ गई तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। लेकिन वहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या है? हम लोग एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे। आप उसके साथ बनी रहिए, हमें भी फ़िक्र नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो सब दिन नहीं बैठी रहूँगी। उसके बाद? बहन, हम भी कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आए हैं। जाना तो हमें भी है और जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही अच्छा। पर जाने से पहले उसका ठिकाना करके जाना है। अच्छा घर वर देखकर उसकी शादी कर देनी है। इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटेगी? तो बहन जी, यह काम भी आप ही कर सकती हैं। भाई साहब आपके साथ हैं। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं। इसके भाई भाभी लालच में आ गए तो दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे। जिंदगी भर इसके पैसों पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे। आपको अपने बेटे पर जरा भी एतबार नहीं है? बेटा अपना है तो क्या हुआ, बहू तो पराए घर से आई है। बेटा भी अब उसी की आंख से देखता है, उसी के कान से सुनता है। अपना दिल दिमाग सब उसने बीबी के पास गिरवी रख छोड़ा है। इसके बाद कुछ कहने का सवाल ही नहीं था। एक कोशिश मैंने और की। उसकी डॉक्टर बहन के सामने भी प्रस्ताव रखा था। यूं तो वह संध्या से 10 साल बड़ी थी, पर बहन बहन ही होती है, कुछ तो लगाव होगा ही। हमारी तुलना में वह ज़्यादा अपनी होगी। हम लोगों का साथ कितना ही था, कुल जमा 1.5 साल का। उसमें भी आधे दिन वह पति के साथ, फिर पीहर में रही। लेकिन उसकी बहन ने भी मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बोली, आंटी जी, डॉक्टर हूँ मैं, दिन में 15 घंटे बाहर रहती हूँ, कभी कभार रात को भी जाना पड़ जाता है। इनका क्लिनिक घर पर ही है, कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो मुसीबत होगी। मतलब वह कोई खतरा लेना नहीं चाहती थी। अब उसे कैसे समझाती कि इसी ऊंच नीच का डर तो मुझे भी है, इसलिए तो मैं तुम सबकी चिरौरी कर रही हूँ। कैसे कहती कि औरत, खासकर अकेली औरत, इनकी कमजोरी है। पर अपने पति के बारे में यह सब कहना अपने आप को गाली देने जैसा है। इसलिए तो सारी उम्र होठ सीकर इस दर्द को पीती रही हूँ। जानती हूँ कि पुरुष की नीयत जब खराब होती है तो जाति, उम्र, रिश्ते, सारी चीज़ें गौण हो जाती है। इसके चलते मैंने कितनी नौकरानियों को भुगता है, मैं ही जानती हूँ। रिश्ते की बहनों और नंदों की मैंने मजबूरन चौकीदारी की है। पड़ोसिनों से भी कभी दुआ सलाम के आगे संबंध नहीं बढ़ने दिए। पूरी जिंदगी बहुत चौकस रही हूँ, तब जाकर इस घर की इज्जत पर आँच नहीं आने दी। पर अब मुझसे यह सब नहीं हो सकेगा। टूटा हुआ मन और थका हुआ शरीर लेकर मैं पराई लड़की की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? मेरा मन उसी दिन कांप गया था जब शोक से बेहाल संध्या को इन्होंने अंक में भर लिया था। दुख की उस कातर घड़ी में सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो गई थी। फिर भी वह दृश्य मेरे अवचेतन में उतर गया था। अपनी सूजी हुई आंखें लेकर सविता ने उसी क्षण मेरी ओर देखा था। पल भर को हमारी नजरें मिली थी और उसने तुरंत आगे बढ़कर संध्या को गले से लगा लिया था। बेचारी लड़की अपने पापा के चरित्र के इस पहलू को जानती है, इसलिए अतिरिक्त रूप से सजग रहती है। घरेलू पार्टियों में जब पापा ज़्यादा बेतकल्लुफ होने लगते हैं तो वह वितृष्णा से मुंह फेर लेती है। पापा अगर उसकी सहेलियों की चोटी खींचते, पीठ पर धौल जमाते या गाल में चिंगोटी काट लेते तो उसका चेहरा तमतमा जाता। मुझसे अक्सर कहती, मम्मा स्कूल में आप ही आया करो, पापा बिना बात के मैम की साड़ी वाड़ी की तारीफ कर देते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैंने कितनी बार कहा कि हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, हमारे यहाँ किसी महिला के कपड़ों की तारीफ करना, हेयर स्टाइल या चूड़ी बिंदी पर कमेंट करना अच्छा नहीं समझा जाता। पर इन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी, उल्टे मुझ पर बिगड़ते हैं। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। तो संध्या का मेरे पास रहना तय हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने अपने आंचल में अंगार भर लिए हैं। 15-20 दिन सविता को मैंने रोक लिया। वह साय की तरह संध्या के साथ बनी रही। पर वह भी कितने दिन रहती? उसका भी घर बार, बच्चे थे, बूढ़े सास ससुर थे, उसे तो जाना ही था। अपनी मुसीबत हमें भुगतनी ही भुगतनी थी। अपना दुख पीकर मैं बहू के घाव सहलाने में जुट गई, पर इन्होंने मौका ही नहीं दिया। उसका पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इनकी सारी दिनचर्या उसी धुरी पर घूमने लगी। सुबह शाम पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, सीरियल्स देखना सब साथ साथ होने लगा।
दोपहर में कैरम या लूडो खेला जाता, उसे ब्रिज का गेम सिखाया जाता, उसके लिए लाइब्रेरी लगवाई गई, उसके लिए नई नई कैसेट्स और सीडी घर में आने लगी। फिर एक दिन इन्होंने घोषणा की कि वे संध्या को ड्राइविंग सिखाएंगे। मैंने कहा, देखिए, जो कुछ दिल बहलाव करना है घर में बैठकर कीजिए। बाहर 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें करेंगे। लोगों को किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता, वे तो बस बातें करना जानते हैं। लड़की नाहक बदनाम हो जाएगी। वे एकदम भड़क गए। क्या दकियानूसी सासों की तरह बात कर रही हो? जिंदगी भर क्या उसे घर में कैद करके रखोगी? जिंदगी भर ना सही, पर कायदे से साल 6 महीने तो घर में रहे। फिर अपनी ही बात काट कर मैंने कहा, हम लोग उसे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिलवा दें? वह अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर लेगी। कल को अगर नौकरी करनी हो तो हाथ में ढंग की डिग्री तो होगी। नौकरी क्यों करेगी? क्या तुम्हारे घर में उसके लिए खाने को नहीं है? ओफो, नौकरी की बात तो मैंने यूं ही कर दी थी। मैं तो यह कह रही थी कि कॉलेज जाएगी, थोड़ी खुली हवा में सांस लेगी, हम उम्र लोगों के बीच में रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हम लाख कोशिश करें, उसकी उम्र के तो नहीं हो सकते ना। बल्कि मनीष की मृत्यु ने तो मुझे 10 साल और आगे लाकर पटक दिया है। लिहाजा यही तय हुआ, संध्या कॉलेज जाने लगी। उसे एमए इंग्लिश में दाखिला मिल गया। शाम को 5 से 6 तक एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली गई। दोनों जगह उसे ले जाने ले आने का जिम्मा इन्होंने ले लिया। मैं कहती, उसे एक स्कूटी ले दो ना, इस उम्र में यह बेगार कब तक ढोएंगे? वे कहते, मुझे और काम भी क्या है, उतना ही समय कट जाता है। आने जाने से थोड़ी ड्राइविंग भी सिखा देता हूँ। 2 व्हीलर तो मैं उसे आज ले दूँ, पर कॉलेज इतनी दूर है, उसके घर लौटने तक हमारी जान सांसत में बनी रहेगी। आजकल के लड़के भी कम शरारती नहीं होते। मैं जाता हूँ तो थोड़ा रोब रहता है, ज़्यादा बदतमीजी नहीं करते। इन्होंने तो बस अपना वक्त बांध लिया था, पर मेरा वक्त काटे नहीं कटता था। 3 प्राणियों के परिवार में मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। गृहस्थी से मन उचट गया, फिर भी उसे ढोना पड़ रहा है। भूख प्यास गायब हो गई थी, फिर भी दोनों वक्त रसोई में सिर देना पड़ता था। जिस दिन भी थोड़ी कोर कसर रह जाती, वे फौरन कहते, हम लोग तो बूढ़े प्राणी हैं, खिचड़ी खाकर भी जी लेंगे, पर इस लड़की का तो कुछ ख्याल करो। वह तो अपने मुंह से कुछ कहने से रही। 4 महीने के बाद सविता फिर एक बार चली आई। लाख ससुराल में थी, पर मन तो उसका वहीं अटका हुआ था। जानती थी कि भाई की मृत्यु के बाद मम्मी पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। आते ही बोली, मम्मा, तुम्हें क्या हो गया है? बीमार हो क्या? इन 4 महीनों में तुम तो आधी भी नहीं रह गई हो। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, अब इस जन्म में मैं तो मुटाने से रही, तुम्हारा भाई मुझे जिंदगी भर का रोग दे गया है। 2 दिन में ही उसे सारी दिनचर्या समझ में आ गई। बोली, यह क्या बात है मम्मा, दिन भर तुम ही लगी रहती हो, इसमें नई बात क्या है? तुम्हारी शादी के बाद तो मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ ना। पर अब तो घर में संध्या है, उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। पर उसके पास समय कहाँ है? क्यों? सुबह उसका कॉलेज होता है, ठीक है, पर शाम का खाना तो वो बना ही सकती है ना। सच कहूँ सभी, अब उससे कुछ कहते भी संकोच लगता है। वह अब इस घर में मेहमान है, कहने की ज़रूरत ही क्या है, उसे खुद सोच लेना चाहिए। शायद अब उसको इन चीज़ों में रस नहीं रह गया। पहले जब वह आती थी, मुझे रसोई में घुसने नहीं देती थी, सुबह शाम नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती थी। अब उसका मन भी हट गया है, और ठीक भी है। यह उसकी गृहस्थी तो है नहीं, वह तो बस समय काट रही है। और सच तो यह है कि हम सब अपना अपना समय काट रहे हैं। और ये पापा क्या कर रहे हैं? एकदम उसके ड्राइवर ही बन गए हैं। शाम का तो चलो ठीक है, पर सुबह तो वह अपने से जा सकती है, न हो तो उसे एक स्कूटी ले दो। यह बात तुम ही उनसे कहना। और सचमुच इस बार वह डरी नहीं, सवाल कर ही डाला। बोली, पापा, हमें तो याद ही नहीं आता कि आपने हमें कभी कॉलेज छोड़ा हो या लेने आए हो। अब तो आप जैसे अपनी ड्यूटी ही लगा लिए हो। इन्होंने एक बार घूर कर मेरी ओर देखा और फिर बोला, बेटा, जब तुम पढ़ती थी तब न मेरे पास समय था न गाड़ी थी। अब तो मेरे पास समय ही समय है। मैं तुम्हारी माँ की तरह 24 घंटे ठाकुर जी के सामने ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता। मुझे भगवान से नफरत हो गई है। सारे व्रत अनुष्ठानों पर से मेरा विश्वास उठ गया है।
इसलिए मैं अपनी शांति कहीं और खोजता हूँ। एक बात और सभी, तुम्हारी अपनी एक भरी पूरी दुनिया है और यह लड़की बिल्कुल अकेली है। मैं उसका अकेलापन बांटने की कोशिश करता हूँ और उसका तो एक बहाना है। सच तो यह है कि मैं अपना ही अकेलापन बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बात कहते कहते इनका स्वर कातर हो आया। हम दोनों शर्म से जैसे पानी पानी हो गईं। अपने दुख को सहलाते हुए हम यह भूल गई थीं कि मरने वाला उनका भी कोई था। वह इनकी भी आंखों का सपना था, बुढ़ापे की लाठी था, कलेजे का टुकड़ा था। हम लोग तो रोग आकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर ये तो पुरुष होने की विवशता को ढो रहे हैं। सारा हाहाकार मन में ही दबाए बैठे हैं। उस अश्रुसिक्त बेला में मैं इनके सारे अपराध क्षमा कर देती थी। नवंबर में नेहा की शादी निकल आई। इकलौती ननद की इकलौती बेटी थी। अपना सारा शोक समेटकर हमें भात की तैयारी में जुट जाना पड़ा। जब पहली बार खरीदारी के लिए निकली तो लगा जैसे युगों बाद घर की चारदीवारी से बाहर आई हूँ। संध्या और उसके पापा तो इस बहाने रोज ही बाहर जा रहे थे, पर मैं साल भर से घर में कैद होकर रह गई थी। मंदिर तक जाने का मन नहीं होता था। शादी से 8 दिन पहले कृष्णा भात मांगने आई थी तो साथ में पीले चावल भी लाई थी। निमंत्रण देते हुए बोली, भाभी आप लोगों को पूरे 4 दिन वहीं आकर रहना है। 17 को लेडीज संगीत में आओगी तो 20 को बेटी की विदा के बाद ही लौटना है। शादी में तो खैर आना ही है कृष्णा, पर संगीत वंगीत में मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? क्या करूं, कहीं जाने का मन ही नहीं होता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले साल 1.25 साल में हम लोगों ने एक भी शादी अटेंड नहीं की है। अब यह घर की शादी है, इसलिए तो कह रही हूँ। तुम नहीं जाती हो तो भैया भी नहीं जा पाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जीना है तो जिंदगी की कुछ शर्तें भी माननी ही होंगी। इसलिए आग्रह कर रही हूँ कि तुम आओगी और सारे कार्यक्रम अटेंड करोगी। सच कहूँ कृष्णा, इस लड़की को घर में छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता। तो उसे भी लेती आओ ना, ऐसे भी तो वह सब जगह आती जाती रहती है। सुरेश नरेश बता रहे थे कि अक्सर मामा के साथ गाड़ी में दिख जाती है। जरूर दिख जाती होगी। सुबह कॉलेज जाती है, शाम को कंप्यूटर क्लास जाती है। लाने ले जाने की ड्यूटी इन्हीं की है। अब क्या करें, इतनी बड़ी जिंदगी उसके सामने है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग तो सब दिन बैठे नहीं रहेंगे। हाँ खैर वो तो ठीक है, कृष्णा ने जैसे उकताकर कहा, पर तुम्हें संगीत में जरूर आना है, नहीं तो मैं भात नहीं लूँगी, कह देती हूँ। और बहू को भी ले आना, उसका भी मन बहल जाएगा। तुम जरा अपने से कह देती, मैंने दबी जबान में कहा, पर कृष्णा ने ध्यान नहीं दिया। बहुओं को इतनी लिफ्ट देने के पक्ष में वह नहीं थी। बोली, तुम लोगों से कह तो दिया, अब क्या तुमसे अलग है वो? कभी कभी 2 शब्द भी लोगों को कितने भारी पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संध्या को राजी किया जा सका। उसके बाद दूसरी समस्या सामने आई। मम्मी जी मैं क्या पहनूं? यह बात नहीं कि उसके पास कपड़ों की कमी थी, वह तो रोज ही बाहर जा रही थी, अपनी मनपसंद पोशाक और मनपसंद रंग पहन रही थी। मैंने कभी टोका टोकी नहीं की, मेरा तो उस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। पर यह प्रसंग अलग था और इस बात को संध्या भी समझती थी। वहाँ उसे एकदम बैरागिनी बनाकर तो नहीं ले जा सकती, भी कुछ सतर्कता बरतना जरूरी था। वहाँ तमाम जाति बिरादरी की महिलाएं होंगी, कृष्णा के ससुराल वाले भी होंगे। जरा सी चूक हुई नहीं कि सबको चर्चा के लिए विषय मिल जाएगा। अपनी सारी अलमारी खंगाल कर मैंने उसके लिए एक मोतिया रंग की साड़ी निकाली, मोती मूंगे वाला एक हल्का सा सेट निकाल कर दिया। उसका सहज सौंदर्य उतने से ही खिल उठा। अपने लिए मैंने उससे भी हल्के रंग की एक चंदेरी निकाल ली। इन्होंने देखा तो बेहद नाराज हुए। तुम दोनों मेरी बहन के यहाँ मंगल गीत गाने चली हो या मातम करने? मैंने कहा, प्लीज़ आप हमारे बीच में न पड़िए। 4 लोगों के बीच में जरा सोच समझ कर ही जाना होता है। फिर ये कुछ नहीं बोले, पर पूरे समय मुंह फुलाए रहे। हम लोग जब पहुँचे तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नेहा की सहेलियाँ किसी फिल्मी गीत पर नाच रही थीं। हम लोगों के पहुँचते ही कुछ क्षण को नृत्य रुक गया। सबकी आंखें संध्या की ओर उठ गईं। उन आंखों में कौतूहल था, करुणा थी, ईर्ष्या थी और उपहास भी। कृष्णा ने आगे बढ़कर मुझे अंक में भर लिया और वरिष्ठों की पंक्ति में लाकर बिठा दिया। संध्या असमंजस में पड़ी, थोड़ी देर खड़ी रही, फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई।
वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ थीं, पर किसी ने यह नहीं कहा कि भाभी मेरे पास आकर बैठो। कृष्णा की दोनों बहुओं ने उससे बात भी नहीं की और नेहा तो मानो दूसरी दुनिया में विचर रही थी। उसकी सगाई के दिन संध्या ने ही उसे तैयार किया था, पर आज उसे हेलो कहने की फुर्सत तक नहीं थी। मुझे एक और प्रसंग याद आया। मनीष की शादी के 2 महीने बाद ही नरेश की शादी हुई थी। उस समय संध्या नई नवेली दुल्हन थी, पर सबके अनुरोध पर वह इतना अच्छा नाची थी कि मेरा कलेजा गज भर का हो गया था और आज जैसे उस बिरादरी से बहिष्कृत हो गई थी। करीब 9 बजे के आसपास इन्होंने मुझे बुलाया। बोले, ये गाना बजाना तो शायद 12 बजे तक चलेगा। मैं निकलता हूँ। सुरेश या नरेश कोई तुम दोनों को छोड़ देगा। आपका खाना पुरुषों की पंगत हो चुकी है, तुम लोग आराम से खाती पीती रहना। तभी देखा संध्या मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। धीरे से बोली, मम्मी जी मैं भी पापा के साथ चली जाऊं? एक क्षण मन में दुविधा हुई, पर मैंने देखा उसकी आंखें एकदम डबडबा गई थी। लगता था अब बरसी की तब बरसी। जाओ मैंने कहा और वो दोनों चल दिए। वापस आकर बैठी तो कृष्णा की ननद ने पूछा, बहुरानी चली गई? हाँ मैंने कहा और अनायास ही मेरा आक्रोश फूट पड़ा। बैठकर करती भी क्या? न उसे मेहंदी रचानी थी, न महावर लगाना था, न गाना गवाना था, न ठुमके लगाने थे। जिसके लिए आई थी वह तो अपने में ही मगन है। उसने भाभी की ओर झांका भी नहीं। सुरेश नरेश की बहुएं उससे ऐसे छिटक रही थी जैसे छू जाएगी तो कोई अनर्थ हो जाएगा। तो क्या हुआ संध्या के साथ, और क्यों संध्या की सास ने भगवान से प्रार्थना की कि तुम मेरी राखो लाज हरी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।